नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुक्राणु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले टर्न पे आपको शुक्राणु जनन बताया गया था कि शुक्राणुओं का जन्म कैसे होता है। एक बार पुनः मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं। 2n कोशिका अर्थात शुक्रजन कोशिका क्या होती है? समसूत्री विभाजन के दौरान पहले समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, पुनः वह 2n में बदलती है जिसको प्राथमिक कोशिका कहते हैं, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब इनकी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होती है, यह 2 में बदलती हैं, यानी 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट, इसे हम कहते हैं द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। पुनः इनका अर्धसूत्री सेकेंड होता है विभाजन, अर्धसूत्री द्वितीय। तो इनसे एक एक अर्थात 2 से 2 यानी 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होती है, शुक्राणु प्रसूव बनती हैं, शुक्राणु प्रसूव का निर्माण होता है। और इन चारों से एक एक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये पूछा जाता है कि एक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो आप बताते हो 4, या फिर कितने स्पर्मेटिड बनते हैं तो 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समसूत्री विभाजन पहले 2n कोशिका की होती है जब 46 नंबर गुणसूत्र होती है, तो उसके बाद पुनः 46 वाले का जब विभाजन होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, तब जाके 2 शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम सेकेंडरी कोशिका कहते हैं, शुक्रजन कोशिका। ठीक है, तो ये क्रम याद होने चाहिए आपको। अब हम एक शुक्राणु की संरचना यहां पे अध्ययन करेंगे। अब ये 3 भाग में विभेदित होती है। शुक्राणु की संरचना जो होती है वह 3 भाग में विभेदित होती है, जिसको क्रमशः पहले को हम कहते हैं हेड रीजन, हेड रीजन सिर भाग, और दूसरे को कहते हैं मिडिल रीजन, अर्थात मध्य भाग, और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं टेल, पुच्छ। ठीक है, पार्ट याद कीजिए, हेड रीजन, मिडिल रीजन और टेल, 3 भागों में यह विभेदित होता है। सबसे ऊपरी भाग को जो नुकीला है उसे हम कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। यह एक्रोसोम क्या करता है? तो एक तरल पदार्थ का, क्षारीय दुधिया तरल पदार्थ का स्रावण करता है, जो लुब्रिकेशन में अब जो शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ तक ले जाने का कार्य या फिर चीरने का कार्य करता है।
तथा इसके बीच में एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। इन केंद्रकों का कार्य क्या होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य, कोशिकाओं को बनाने का कार्य होता है। मिडिल रीजन में, मध्य भाग में, इसको हम गर्दन कहते हैं, यानी जिससे जुड़ा होता है एक्रोसोम उसे हम गर्दन कहते हैं, नेक। और इसके मध्य भाग में कुछ थैली रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या लगभग 12 से 15 होती हैं। इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन थैली रूपी संरचना को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणुओं को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वो भी किस रूप में? एटीपी के रूप में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है जिससे शुक्राणु क्या कर सके? गति कर सके, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सके। इनकी संख्या 12 से 15 लगभग होती है, लगभग 12 से 15। बहुत सारी किताबों में 10 से 11 भी दिया है, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे नीचे का जो भाग होता है वह होता है पुच्छ, टेल। इसका कार्य क्या होता है? तो यह ल्यूब्रिकेशन में सहायक होता है, अर्थात गमन करने में सहायता करता है। इनमें क्षारीय पदार्थ जो एक्रोसोम, अभी बताया गया कि एक्रोसोम में जो क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और यह फ्रक्टोज की मात्रा सबसे अधिक जो पाया जाता है वह कहां से प्राप्त होती है? पोषण के दौरान जब आप सर्टोली कोशिका की बात चर्चा किए थे तो वहां से यह फ्रक्टोज को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपको शुक्राणु की संरचना बताई गई। शुक्राणु की संरचना क्या होती है? 3 भागों में विभक्त होती है, जिसे हेड रीजन, मिडिल रीजन और टेल रीजन, अर्थात सिर भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग के नाम से विभक्त करते हैं। यानी 3 भागों में यह बटा होता है, सिर, मध्य और पुच्छ। सबसे ऊपरी संरचना को एक्रोसोम करते हैं, जो क्या करता है? तो शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य, यानी स्त्री के जन्म पद तक पहुंचाने का कार्य करता है। तथा यह एक प्रकार का एक्रोसोम जो तरल पदार्थ का स्रावण करता है, वह अंडाशय यानी अंड युग्मक जो होती है उसमें बहुत सारी कणिकामय लेयर्स होती हैं, कणिकामय परत होती है जिसको, ठीक है, इन कणिकामय परतों को चीरने का कार्य अर्थात भेदने का कार्य करती हैं, जिससे कि यह शुक्राणु अंड युग्मक से संलयन हो सके, निषेचित हो सके और निषेचित होने के बाद जाइगोट बन सके। तत्पश्चात जो गोलाकार संरचना होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक, जो आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। यह एक्रोसोम अर्थात सिर भाग एक पतली गर्दन अर्थात कंडेंस्ड संरचना, दबी हुई संरचना, पतली पाइप रूपी होती है, नली रूपी, जिसे हम नेक कहते हैं, गर्दन कहते हैं। यह गर्दन से जुड़े हुए मध्य भाग होती हैं, उनमें लगभग 12 से 15 थैली रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। किस रूप में? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जो क्या होता है? ऊर्जा लेने के बाद शुक्राणु गमन करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। पुच्छ का कार्य क्या होता है? तो पुच्छ एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरने में सहायक, गति करने में सहायक होता है। तो ये एक पूरी शुक्राणु की संरचना होगी। अब ये शुक्राणु की संरचना के बाद हम लोग इसके बारे में
इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे अंडाशय में जो अंड युग्मक बनते हैं वह कैसे बनते हैं, अंड युग्मक का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तत्पश्चात इस चैप्टर में एक और 2 हेडिंग होगा, जैसे उलवेदन हुआ, ठीक है, तो उनको पढ़ने के बाद से हम यह चैप्टर समाप्त करेंगे। अगले चैप्टर, चौथा चैप्टर जो होगा आपका वह जनन स्वास्थ्य होगा। ठीक है, धन्यवाद।